Major Culture classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. जय हिंद एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर एसएसबी एस्पिरेंट्स. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका एसएसबी लेक्चरेट के बारे में. जैसा कि आप जानते हैं आपकी एनडीए, टीईएस, एनसीसी स्पेशल एंट्री और जैग एंट्री की डेट्स करीब हैं और ये एसएसबी 1 से 2 महीने में सब कंडक्ट करा ली जाएंगी. और आप जैसा जानते हैं कि एसएसबी डे आपके 5 दिन का एक प्रोसीजर होता है जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट के तीसरे चौथे दिन में आपका लेक्चरेट कंडक्ट कराया जाता है आपके एसेसर्स के द्वारा, जिसमें आपको टॉपिक दिए जाते हैं और उस टॉपिक पे आपको बोलना रहता है. आज की क्लास का ये मेन मोटिव है कि आप अपने लेक्चरेट को कैसे ऑर्गेनाइज वे में प्लान करें जिससे कि आप एक इफेक्टिव तरीके से अपना कंटेंट डिलीवर कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकें. लेक्चरेट की कुछ ट्रिक्स होती हैं और कुछ बातें होती हैं जिससे कि आपको एसेसर के द्वारा जज किया जाता है. आज हम जानेंगे कि आप एक इफेक्टिव लेक्चरेट अपने एसएसबी इंटरव्यू में कैसे दे सकें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन आप रिटेन कर सके अपने इंटरव्यूअर का. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हम जानेंगे कि एसएसबी लेक्चरेट में लेक्चरेट की इंपॉर्टेंस क्या है और हम एक लेक्चरेट टॉपिक भी लेके डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक पे आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कैसे दे सकेंगे. तो देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है. देखिए कोई भी आपको जब भी आपका लेक्चरेट कंडक्ट होगा 1 बाय 1 सभी आते हैं और हर एक स्टूडेंट को 3 मिनट दिया जाता है कि वो अपने टॉपिक की प्रिपरेशन कर लें. ओके. और जब आप अपने लेक्चरेट देने के लिए आते हैं उस समय भी आपको 3 मिनट अलॉट किया जाता है और आपको 3 मिनट में अपना लेक्चरेट डिलीवर करना होता है. आपको एक कार्ड मिलेगा कुछ इस प्रकार का जिसमें 4 टॉपिक्स आपके लिखे हुए होंगे. इस टॉपिक में आज के इस क्लास में मैंने 4 टॉपिक्स लिए. पहला सार्क, दूसरा इंडियाज मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तीसरा रिजर्वेशन और चौथा माय बेस्ट फ्रेंड. ओके. ऐसा ही कुछ आपको वहाँ पे टॉपिक मिलेगा और आपको वहाँ पे चूज करना होगा कि इन 4 में से किस एक पर आप अपना लेक्चरेट कंडक्ट करेंगे. और एक टॉपिक के लिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट को दे विल गेट 3 मिनट्स फॉर देयर लेक्चरेट. ओके. आज की क्लास में मैं आपकी जो लेक्चरेट का टॉपिक है वो सार्क को लेकर डिस्कस करूंगा और आप जानेंगे कि अगर आप सार्क के बारे में बोलना चाहते हैं तो आप किस तरीके से अपना लेक्चरेट को कंडक्ट करें. और आज के इस टॉपिक में आप जानेंगे कि आप बेस्ट वे में अपने लेक्चरेट को कैसे डिलीवर करें. ओके. तो चलिए शुरू करते हैं सार्क से. जैसा कि आप जानते हैं सार्क यहाँ पे कंट्रीज के कुछ फ्लैग्स दिए हैं जिसमें जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं आपकी सार्क में वहाँ पर ये सभी चीज़ें लिस्टेड दी गई हैं. और अगर हम देखें एशिया, यहाँ पर मैंने एशिया लिया है और एशिया क्यों लिया है सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एशिया कॉन्टिनेंट इज डिवाइडेड इनटू द 5 सब रीजन्स. दीज आर फर्स्ट इज ईस्ट एशिया, सेकेंड इज सेंट्रल एशिया, थर्ड इज साउथ एशिया, फोर्थ इज साउथ ईस्ट एशिया एंड फिफ्थ इज साउथ वेस्ट एशिया. अब देखिए जैसा कि आपको नाम भी पता होगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सार्क. एज यू नो द सार्क एक्रोनिम इज स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एस है, एस स्टैंड्स फॉर साउथ यानी कि साउथ एशिया. अब जब हम एशिया के सब रीजन्स देखते हैं तो हम यहाँ पे पाते हैं कि आपका ये साउथ एशिया है यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट में जो साउथ एशिया सब रीजन है उसमें जितने देश हैं वो इस सार्क कंट्रीज में शामिल हैं. तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो गई. जब आप अपना लेक्चरेट लेकर चलिए सबसे पहले आप क्या कहिए कि द एक्रोनिम सार्क इज स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इन विच मेंबर कंट्रीज बिलोंग फ्रॉम साउथ एशिया. ओके. फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि how many total members in this group. So there are 8 member countries और ये जो 8 member countries वो एक permanent members हैं किसकी, सार्क की. ओके. and there are also 9 observer countries in this
सार्क ऑर्गेनाइजेशन, जिनके नाम आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि इनके जो परमानेंट 8 मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला अफगानिस्तान, सेकंड वन इज पाकिस्तान, थर्ड इंडिया, फोर्थ इज नेपाल, फिफ्थ भूटान, सिक्स्थ बांग्लादेश, सेवेंथ श्रीलंका एंड एट्थ इज मालदीव्स। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि 8 कंट्रीज कौन कौन हैं जो कि सार्क की परमानेंट मेंबर्स हैं। अब हम जानेंगे कि विच आर दी 9 ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ दिस ग्रुप। तो यहाँ पर आपका द फर्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया, सेकंड चाइना, थर्ड इज यूरोपियन यूनियन, फोर्थ इज ईरान, फिफ्थ इज जापान, देन रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और सार्क का जो हेडक्वार्टर और आपका सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे आपके नेपाल के काठमांडू में है। तो यहाँ से आपने हर चीज़ें जानी। अगर आप पॉइंट वाइज तरीके से कंटेंट को पढ़ेंगे, तैयार करेंगे, तभी आप एक अच्छे से अपना कंटेंट डिलीवर कर सकेंगे अपने जीटीयू, अपने एसेसर के सामने। अब हम देखेंगे कुछ और भी चीज़ें जो साउथ से रिलेटेड हैं, यानी कि आपके सार्क से रिलेटेड हैं। The SAARC organization was established on 8 December 1985 in ढाका, बांग्लादेश। ढाका, बांग्लादेश में 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी। एंड द फाउंडिंग फादर ऑफ सार्क वॉज जियाउर रहमान, हु वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि ये आपके जियाउर रहमान हैं जिन्होंने ये टर्म कॉइन किया था सार्क का, और उन्होंने कहा था कि जो हमारी रीजनल पावर्स हैं अगर वो एक साथ मिलकर आएँ तो हम अपने रीजन का डेवलपमेंट कर सकेंगे। फिर यहाँ पर अगर हम स्ट्रेंथ पे देखें तो स्ट्रेंथ पे हम देखते हैं कि अगर सार्क की अगर हम जीडीपी देखें, देन सार्क अकाउंट्स वर्ल्ड जीडीपी ऑफ 3.6 ट्रिलियन डॉलर, या फिर अगर हम परसेंटेज में कहें तो 4.21%। देन वर्ल्ड एरिया ये पूरे विश्व का 3% कवर करता है, पॉपुलेशन 24%, और लिटरेसी रेट सार्क के कंट्रीज़ की 71% है। तो देखिए, जब भी आप अपना लेक्चरेट दीजिए तो हर चीज़ें तो ठीक है, कंटेंट आप डिलीवर करिए, लेकिन साथ ही साथ आप फैक्ट्स एंड फिगर भी लेके चलिए। अगर आप सिर्फ एक तरह से लेक्चरेट दे रहे हैं, यानी कि वो कैसा साउंड करेगा, एक तरह से भाषण, कि कोई आ गया सिर्फ भाषण दे रहा है, ऐसा हमें बिल्कुल भी साउंड नहीं करना है। आपको 1 बाय 1 अपने टॉपिक के सब पॉइंट्स को कैटेगराइज करना है और देखना है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कितने मेंबर्स हैं, कितने ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। अगर सार्क के बारे में आता है तो सार्क को आप बताइए कि ये एशिया के किस रीजन में लिस्टेड है। देखा, मैंने आपको बताया कि एशिया में देयर आर टोटल 5 रीजन्स in which SAARC come under the South Asia category। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या क्या है, यानी कि सार्क कंट्रीज किन एरियाज पे काम करता है। तो पहला क्या आता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड टूरिज्म, यानी कि सार्क ने अपना एक जो चार्टर बनाया है उसमें लिखा है कि हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और टूरिज्म पे काम करेंगे। द सेकंड वन इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, द थर्ड इज इन्वायरमेंट, नेचुरल डिजास्टर एंड बायोटेक्नोलॉजी, फोर्थ इज इकोनॉमिक ट्रेड एंड फाइनेंस, फिफ्थ इज सोशल अफेयर्स, सिक्स्थ इज इंफॉर्मेशन एंड पॉवर्टी एलिविएशन, यानी कि सार्क की जो कंट्रीज हैं उनमें जो लोग हैं जो गरीब हैं ना, उनका हम गरीबी से उत्थान करेंगे। फिर एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और लास्ट में एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड कल्चर एंड अदर्स। देखिए, ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बताने का मेरा मोटिव ये है कि कोई भी जब हम ग्रुपिंग बनाते हैं तो उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, साथ ही साथ किन्हीं न किन्हीं आपके एरिया ऑफ कोऑपरेशन पे वो काम करते हैं। तो सार्क ने जो अपना आपका चार्टर बनाया है इन सब चीज़ों को लिस्ट किया हुआ है कि हम इन चीज़ों पर आपका काम करेंगे, वर्क करेंगे, जिससे कि हमारे रीजन में प्रॉस्पेरिटी आएगी, डेवलपमेंट आएगा और सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस बना रहेगा। तो ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ कोऑपरेशन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि
द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सार्क क्या है, यानी कि सार्क के ऑब्जेक्टिव्स यहां पर क्या क्या दिए गए हैं। सबसे पहला, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि साउथ एशिया के लोगों की वेलफेयर करना और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और भी बढ़ाते चले जाना। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बढ़ सकती है, जब तक वहाँ पे पीस स्टेबल नहीं होगा, जब तक वहाँ पे आपका डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू नहीं होंगे, तब तक कहीं पे भी आपका पीस एंड प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकता। तो अगर हमें, तो इसीलिए सार्क में ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रखा गया है। जब भी आप अपना लेक्चरेट देंगे तो आप ऑब्जेक्टिव्स को भी बताइए, जिससे कि सामने वाला जब सुने तो हाँ उसे लगे कि ये कैंडिडेट पढ़ लिख कर आया है और इसके पास एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है चीज़ों को लेकर। ओके, द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सार्क इज टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि ये जो रीजन है उसके इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाते चले जाना, एक्सेलरेट करना, और सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट in the region and to provide the all individual the opportunity to live in dignity and to realize their full potential, और सभी लोगों को एक सम्मानजनक लाइफ देना और वो अपने पोटेंशियल का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके, ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें अपने देश के लोगों को, अपने ग्रुप के लोगों को प्रोवाइड करनी है। सो दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सार्क एंड द थर्ड वन इज to promote and strengthen collective self-reliance among the countries of South Asia। क्या करना है कि collective self-reliance को प्रमोट करना, को बढ़ाना, यानी कि जब हमारे देशों में, जैसे भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, जब हमारे बीच एक अच्छा कोलाबोरेशन होगा तो हम एक दूसरे पर क्या करेंगे, फेथ करेंगे, बिलीव करेंगे, जिससे कि हमारी जो टाई अप है वो और भी स्ट्रांग होती चली जाएगी। देन fourth objective of the SARC is to contribute to mutual trust, understanding and appreciation of one another problems, और लास्ट में आता है आपका to promote active collaboration and mutual assistance the economic, social, cultural and technical scientific fields। देखिए, आप जानते हैं कि जितने भी रीजन्स हैं सार्क में वो सभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और सबसे मेजर रोल कौन प्ले करता है, सबसे मेजर रोल आपका इंडिया प्ले करता है। ओके, तो इंडिया को ये चाहिए कि इंडिया और जितने भी सार्क कंट्रीज हैं वो साइंटिफिक में, रिसर्च में, मेडिकल टूरिज्म में वो एक साथ आएँ और काम करें, जिससे कि उनके देश के लोगों की आर्थिक, सामाजिक उन्नति हो सके। तो ये क्या थे, आपके ऑब्जेक्टिव्स थे। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, एरिया ऑफ कोऑपरेशन पढ़ाया। तो ये आपके पॉइंटर्स होते हैं जो आप लेकर चलेंगे, और अगर आप पॉइंट वाइज सभी चीजें पढ़ेंगे तो आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। फिर आप देखते हैं कि सार्क की अचीवमेंट्स क्या रही हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको पढ़ाया, सार्क वाज फॉर्म ऑन 8 दिसंबर 1985 इन ढाका, बांग्लादेश। तो अभी लगभग आपका 35 साल हो चुका है सार्क का बने हुए। सार्क ने 35 सालों में क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं। तो सबसे पहली अचीवमेंट है इसकी FTA। द FTA स्टैंड फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो सार्क ने क्या साइन किया है, आपका FTA साइन किया है। फिर दूसरा साप्टा, ये भी एक क्या है, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। देखिए, जितना ट्रेड अच्छा होगा उतना ही आपका रेवेन्यू जनरेट होता चला जाएगा। जब पैसा आएगा तो यहाँ पर भारत की और जितनी भी आपके सार्क कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी और भी स्ट्रांग होंगी और वो अपना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अच्छे से आगे बढ़ा सकेंगी। तो ये दो हो गए इसके अचीवमेंट। फिर और कुछ अचीवमेंट्स हम जान लेते हैं। आपका है द थर्ड अचीवमेंट इज साफ्टा। साफ्टा स्टैंड फॉर साउथ एशिया अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, इट वाज साइंड इन द ईयर ऑफ 2016। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। अब आप में से सबका प्रश्न होगा कि सर व्हाट इज द FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। मान लीजिए भारत अपना गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बांग्लादेश को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, और बांग्लादेश से यहाँ पे भी सामान आता है। ओके, तो भारत और बांग्लादेश दोनों ही इस ग्रुप में शामिल हैं और इन्होंने क्या किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यानी कि मान लेते हैं कि कोई आपका डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी
प्रोडक्ट है जो कि भारत से बांग्लादेश जाता है और बांग्लादेश का भी कुछ डेयरी प्रोडक्ट यहाँ पे आता है। तो इन्होंने एफटीए में ये लिखा हुआ है कि हम जो भी आपके गुड्स आएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होंगे, उन पे जो कस्टम ड्यूटी रहेगी वो सबसे कम लेंगे या फिर ना के बराबर लेंगे, जिससे कि क्या होगा, वो भी कोई भी जो प्रोडक्ट होगा, गुड्स होगा, उसकी कॉस्ट एकदम गिर जाएगी, जिससे कि हम एक दूसरे देश इन सब चीज़ों को आसानी से एक दूसरे को बेच सकेंगे या फिर उनसे खरीद सकेंगे। तो यही होता है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फिर आता है आपका सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ओके, जितने भी सर्विसेज हैं, आप जानते हैं कि जैसे भारत में क्या कहते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वैसे ही अगर मान लीजिए ये मार्कर है, ओके, तो ये किस में आ जाएगा, गुड्स में आ जाएगा। और मैं जब आप इसको दूंगा मैं आपको, तो पूरी पैकिंग के साथ दूंगा और जो भी मेहनत मेरी लगी रहेगी उसको हम क्या कहेंगे, आपका कहेंगे सर्विस। तो सार्क ने एक सर्विस एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है, यानी कि जो सर्विसेज रहेंगी उन पर हम कम से कम कस्टम ड्यूटी इंपोज करेंगे। और लास्ट में क्या है, सार्क यूनिवर्सिटी। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है आपके सार्क यूनिवर्सिटी की। सार्क यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया है इन द ईयर ऑफ 2010 एंड सार्क यूनिवर्सिटी इज इन इंडिया। ये कहाँ पे है, भारत की न्यू दिल्ली में सार्क की यूनिवर्सिटी को बनाया गया है 2010 में, जिसमें अभी टोटल 600 स्टूडेंट्स हैं जो पूरी 8 कंट्री से आके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ कोऑपरेशन में पीपल टू पीपल एक्सचेंज एंड एजुकेशन टूरिज्म। ओके, फिर हम अब देखेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ सार्क एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ सार्क फॉर इंडिया। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि भारत के लिए ये जो सार्क है वो कैसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला क्या आता है, नेबरहुड फर्स्ट। जैसा कि आप जानते हैं भारत की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, और अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि हम अपने दोस्तों को तो बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसियों को बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हैं। तो भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लेकर चलता है। और आप जानते हैं कि इन द ईयर ऑफ 2015 देयर वाज अ अर्थक्वेक वाज अकर्ड इन द नेपाल, और सबसे पहले भारत ने ही नेपाल की मदद की थी। तो ये क्या शो करता है भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को। दूसरा, जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। और जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस कैसे होता है, आप जानते हैं कि चाइना आपके बे ऑफ बंगाल के रास्ते से नेपाल, बांग्लादेश में अपना ट्रेड एक्सपेंड करता चला जा रहा है। तो भारत के लिए एक जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंट होता है कि भारत एक इनिशिएटिव लेके अपना अधिक से अधिक जो सामान है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके इन सभी देशों में, जिससे कि हम चाइना के इन्फ्लुएंस को कर्ब कर सकेंगे। फिर तीसरा आता है रीजनल स्टेबिलिटी। आप जानते हैं कि भारत सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित है, नक्सलिज्म से और आपके इंसर्जेंट ग्रुप से। अगर भारत इन सभी देशों से आपका बॉर्डर लेवल पर एक एग्रीमेंट करे तो हमारे यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में एक रीजन स्टेबिलिटी भी स्थापित हो जाएगी। फिर आपका ग्लोबल लीडरशिप। देखिए, इट ऑफर्स इंडिया प्लेटफॉर्म टू शोकेस इट लीडरशिप इन द रीजन बाय टेकिंग अप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए, आप जानते हैं कि ये जो सार्क कंट्रीज का रीजन है उसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है। और भारत को ये मौका है कि भारत पूरे विश्व में दिखाए कि हाँ, हम लीडरशिप कर सकते हैं, वी आर कैपेबल टू डू एनीथिंग। फिर आपका आता है गेम चेंजर फॉर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत का नॉर्थ ईस्टर्न के इलाके हैं वहाँ पर अभी खासा डेवलपमेंट नहीं पहुँचा है। अगर हम सार्क के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में क्या कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये भारत के लिए सिग्निफिकेंस है। अब हम जानेंगे कि व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर सार्क। सो द फर्स्ट चैलेंज फॉर द सार्क इज लो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स, यानी कि ये जो हमारी सार्क है 35 सालों में सबसे कम इनमें मीटिंग हुई है, और अगर मीटिंग होती भी है तो वो पाकिस्तान के द्वारा रद्द करवानी पड़ती है। फिर दूसरा, ब्रॉड एरिया ऑफ कोऑपरेशन। आपके सार्क कंट्रीज ने टोटल 14 एरियाज को ले लिया जिस पे वो काम करते हैं। तो ये 14 एरियाज तो बहुत बड़ा हो गया। तो सार्क को क्या चाहिए कि वो पहले कुछ एरिया ऑफ कोऑपरेशन को लेकर आगे बढ़ें और जब उसको अचीव कर लें फिर नेक्स्ट पे वो काम करें।
तो ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर तीसरा, लिमिटेशन इज साफ्टा। जैसा कि आप जानते हैं, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साफ्टा हैज नॉट बीन सेटिस्फैक्टरी, अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कन्फाइंड टू गुड्स एक्सक्लूडिंग ऑल सर्विसेज लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि आपका जो सार्क है उसने गुड्स पर तो FTA कर लिया है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस पर अभी कोई भी प्रकार का आपका FTA नहीं साइन हुआ है। तो ये भी एक मेजर चैलेंज है आपके सार्क के लिए। फिर आपका लास्ट आता है इंडो पाक रिलेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान भी सार्क का एक परमानेंट मेंबर है और 2015 से लेकर अभी तक हेड ऑफ स्टेट की कोई भी बैठक नहीं हो पाई है। द रीजन बिहाइंड फॉर दिस इज ओनली पाकिस्तान। तो ये थे आपके चैलेंजेस। तो सबसे पहले आपको कैसे कवर करना है, सबसे पहले आप बताइए कि सार्क क्या है, उसमें कितनी मेंबर कंट्रीज हैं और ये किस एशिया के रीजन से आता है, इसमें कितने ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, एरिया ऑफ कोऑपरेशन कितना है, क्या क्या है और सार्क की स्ट्रेंथ क्या है। फिर आप आइए भारत के लिए सिग्निफिकेंस क्या है, सार्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और लास्ट में आप चैलेंजेस बताइए। साथ ही साथ जब 30 सेकेंड लास्ट का बचे, क्योंकि आपको टोटल कितना दिया जाएगा, आपको टोटल वहां पर 3 मिनट्स दिए जाते हैं और जब आपका 2 and 30 मिनट्स होगा यानी कि 2.5 मिनट होगा, तब एसेसर के द्वारा एक बार रिंग प्रेस की जाएगी। अब लास्ट के 30 सेकेंड में आपको अपना कंक्लूजन देना पड़ेगा। तो आप कंक्लूजन अपना बताइए कि जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आप बोल रहे हैं, उस पर आपकी आखिरी में राय क्या है। तो आपने जाना कि आप अपने SSB लेक्चरेट में अपने टॉपिक को कैसे डिलीवर करें जिससे कि आपको अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त हो सकें एसेसर के द्वारा। आप मेजर कृषि क्लासेस में आके ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड दोनों पर ही जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और भी सुनिश्चित हो सकेगी। और मेरे तरफ से भी आपको हार्दिक बधाइयाँ हैं कि आप अपने पहले अटेम्प्ट में या फिर जो आपका आने वाला अटेम्प्ट है उसमें आप अपनी सफलता सुनिश्चित करें। जय हिंद and wish you all the best. Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.